सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्यूबर्टी आखिर है क्या। तो प्यूबर्टी एक तरीके से ट्रांजिशन है बचपन से एडल्टहुड का। आज भी मेल प्यूबर्टी को लेके कम बातचीत की जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, इट्स 8 years and above is normal in females और मेल्स में यही। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट बड जहाँ डेवलप हो रहा है वहाँ से हमें लड़की की सीजनिंग शुरू कर देनी चाहिए। उनसे बात करो, उनको ये अपने वाले किस्से भी बताओ। तो मैंने अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है ओ माय गॉड। और मुझे लगता है बॉयज़ के लिए स्पेशली बोलूँगी कि जब उन्हें आंसर्स नहीं मिलते ना तो वो सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ आती हैं और उनकी माएँ बहुत परेशान रहती हैं। उसका रीज़न है कि ऐसे 3 सुपर फूड या 3 ऐसी चीज़ें जो हर गर्ल को अपने डाइटरी हैबिट में शामिल करना चाहिए। उस समय कई बार पेन के कारण गर्ल्स जो है मेडिसिन लेना बहुत सेफ समझती हैं। नाइट फॉल बॉयज़ में देखते हैं तो उसमें अगेन चलता है, ये होता है कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो दैट वे आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ले जाओगे तो वो समझेगा, बच्चा हमारा ही है। फर्स्ट पीरियड उनका आता है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच कि हमें पैड्स लेना चाहिए, कप्स यूज़ करना चाहिए या फिर टैम्पून्स यूज़ करना चाहिए? अदरवाइज और टैम्पून्स तो अ बिग नो। साइकिल जब स्टार्ट होती है तो ऐसे में मदर्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? उनको एक बार मेंसेस आता है एंड देन दे डोंट मेंस्ट्रुएट फॉर 2 years। आफ्टर प्यूबर्टी जैसे हिट करती है तो हाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। जिम करने से हाइट रुक जाती है, इट्स अ मिथ। मास्टरबेशन से हाइट पर असर पड़ता है। प्यूबर्टी में मूड स्विंग का मतलब बदतमीज़ हो गया है बच्चा। नमस्कार, माइंड एंड माइक के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ख़ास है। हर घर में जब बच्चा बड़ा होता है तो हर माँ बाप को चिंता होती है कि जब वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है तो हमें उसका कैसे ध्यान रखना है। और कई बार हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, पर सही इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है जब उस विषय पे बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हो। हमारे साथ इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर जूही अग्रवाल। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, भोपाल की बहुत ही जानी मानी विशेषज्ञ हैं, साथ में 20 साल से ज़्यादा का आपको अनुभव है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइंड एंड माइक में। थैंक यू तपस्या। जैसे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्यूबर्टी को लेकर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्यूबर्टी आखिर है क्या और क्यों शुरू होना ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत मैं सीधा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सिर्फ एक डॉक्टर परिवार से नहीं होंगे, जनरल पब्लिक है। तो प्यूबर्टी एक तरीके से ट्रांजिशन है बचपन से एडल्टहुड का। तो ट्रांजिशन बीच का फेज़ है। जैसे एक पेड़ होता है, हम आम का बीज बोते हैं, वो छोटा पौधा होता है। पौधे से जब वो पेड़ बनता है तो बीच में एक फेज़ आता है जब नाजुक होता है पौधा, वो बेयर करता है फ्रूट्स, उसमें फल भी आते हैं, पर वो इतना परिपक्व नहीं होता कि उसके अंदर के फल जो हैं वो बहुत अच्छे हों। बस यही एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्यूबर्टी का। मैम, जब भी हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में या लोग ज़्यादा तो बात जो करते हैं गर्ल्स को लेके बात करते हैं। आज भी मेल प्यूबर्टी को लेके कम बातचीत की जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? ये सिर्फ एक इग्नोरेंस है, क्योंकि अब हम गर्ल्स के लिए इतनी बातचीत करते हैं, फीमेल सेंटर्ड अब हमारी कंट्री में भी हो गया है, वर्ल्ड में भी है, तो वी टॉक मोर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ हमारे अभी भी बहुत नेग्लेक्टेड है सोसाइटी में। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बॉयज़ को आप क्यों नहीं, क्योंकि बॉयज़ की जो प्यूबर्टी है वो भी उतनी ही सेंसिटिव होती है, रैदर मोर सेंसिटिव होती है। तो हमें बॉयज़ को भी उतना ही देखना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि लड़का तो सब सही है, लड़की को सही रास्ते पे लाना है। राइट। तो ये एक माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लोग मेल प्यूबर्टी की बात नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट एज, अगर मैं मेल और फीमेल, क्योंकि आज हम बातचीत दोनों की करें तो अगर मैं दोनों की बात करती हूँ, गर्ल्स के लिए बात करूँ, बॉयज़ के लिए करती हूँ, तो क्या एक करेक्ट एज होती है? करेक्ट एज, जैसे तपस्या, जब हम यंगस्टर्स थे या जब हम एडोलेसेंट में एंटर हुए तो वो एज करीब 11 साल की होती थी लड़कियों के लिए। पर क्योंकि न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो गया है और हाइपोथैलेमस डेवलप ज़्यादा हो रहा है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज इवॉल्विंग, तो ये एज घट के 8 साल हो गई है। तो प्यूबर्टी हिट करना 8 साल तक इज़ नॉर्मल दीज डेज। इट्स 8 years and above इज़ नॉर्मल इन फीमेल्स। और मेल्स में यही 1 साल ज़्यादा, मतलब 9 साल एंड अबव।
तो एनीवेयर बिटवीन 8 to 14 is normal puberty in girls and 9 to 15 is normal in males. अगर मैं दोनों की बात करूँ, मिनिमम एज जो रेंज है और मैक्सिमम है, कई बार वो 8 में ही अगर हिट कर जाती है प्यूबर्टी, तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बहुत जल्दी हो गया है, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा, जैसे आपने बोला हाइपोथैलेमस बहुत अच्छे से वर्क करने लगा है, हमारा न्यूट्रिशन का बहुत रोल हो गया है, तो इट्स अ गुड और बैड? देखिए, देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट। दीज आर एनवायरमेंटल चेंज। ह्यूमंस भी हम जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हो रहे हैं, हम भी इवोल्यूशन में हैं। तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, इसको आपको नॉर्मल लेना है। आपको कहीं ये अंदर से गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरी लड़की का जल्दी आ गया या मेरे लड़के की जल्दी दाढ़ी मूंछ आ गई। इट्स ओके, बट हाँ, मैं आई विल एम्फेसाइज कि इसके अंदर हमें बच्चों को संभालना चाहिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो जब प्यूबर्टी हिट करती है, अगर हम लड़कियों की बात करें, तो सबसे पहले मम्मियों को या टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसकी ब्रेस्ट बड डेवलप हो रही है, मतलब थिलारकी अगर उसकी शुरू हो गई है, तो अब नाउ शी इज रेडी, अब उसको आप काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। करेक्ट। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ प्यूबर्टी की डेफिनेशन ब्रेस्ट डेवलपमेंट से नहीं होती है, हमारे यहाँ सीधे मिनार्की, मतलब मेंसेस जब अटेन होता है तब सबके एंटेना खड़े होते हैं कि अब हमें समझाना है लड़की को। राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट बड जहाँ डेवलप हो रहा है वहां से हमें लड़की की सीजनिंग शुरू कर देनी चाहिए। दैट इज द राइट टाइम फॉर फीमेल। मतलब पेरेंट्स काउंसलिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, सभी अगर सेक्टर की मैं बात करूं, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, accompanying आंटीज, कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते तो चाचियों से, बुआओं से ज्यादा अटैच्ड होती है लड़कियां, तो चाचाओं से लड़के ज्यादा अटैच्ड होते हैं। तो एनीवन टू whom they rely on, मतलब नहीं, मैं चाचा बोलेंगे तो मेरा सब अच्छा है, बुआ सही बोल रही, तो ऐसे लोग रिलायबल होने चाहिए जो उनको समझा सके। अच्छा, अभी आपने बोला कि अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो फिर ब्रेस्ट बर्ड्स का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हम मान के चलें कि दिस इज द राइट टाइम कि अब हमें बच्चे को करना। लेकिन अगर मैं कोई बॉयज़ की बात करती हूँ तो बॉयज़ में उनको थोड़ा हर्स्यूट होने लग जाते हैं, उनकी वॉइस में चेंजेस आने लग जाते हैं, मतलब कभी उनकी आवाज़ भारी होएगी, कभी कम होएगी, या वो खींच नहीं पाते अपनी आवाज़ को, तो और ग्रोथ स्पर्ट आ जाएगा, एकदम लंबे होना शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर द चेंजेस, जब हमें ये समझ लेना चाहिए कि बॉयज़ में भी चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा मैम, जब हम बात करते हैं, गर्ल्स को बात करते हैं, तो आपने बोला पेरेंट्स को बातचीत करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, मदर इतना हेजिटेट करती हैं, इतना बात खुल के नहीं कर पाती हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं। तो वहाँ पे ले जाना, सही टाइम पे डॉक्टर के पास लेकर जाना बच्ची को, इट्स अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ या मैं अपनी बच्ची को नहीं समझा पा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उससे बातचीत करानी चाहिए। क्योंकि अभी जो मैंने देखा है उसमें क्या होता है कि मदर्स को, बहुत सारी मदर्स को खुद ही नहीं पता है, क्योंकि उनके टाइम पे इस चीज़ को कोई इतना इम्पोर्टेंस देता ही नहीं था। जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे या घर में रहते थे तो पता भी नहीं चलता था लड़की कब बड़ी हो जाती थी। तो ये जो बदलाव आया है, सोसाइटल चेंज भी आया है, तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि हम डॉक्टर्स के पास नहीं ले जा सकते, तो आपको कुछ, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इट्स एन ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, तो अगर इस तरीके के ऑनेस्ट लोगों का रिव्यू सुनना चाहिए जिससे कि आप मिसगाइड ना हो, क्योंकि इस टाइम पे मिसगाइडेंस बहुत है अभी सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। और मुझे लगता है कि अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो लेकर जाना बहुत अच्छा ऑप्शन होगा डॉक्टर के पास, क्योंकि वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकेंडली, ये तो गर्ल्स की बात हो गई है, ऑप्शन मिल गया, गायनेक के पास चले गए, बट व्हाट अबाउट द बॉयज़? वो कहाँ जाएंगे अदर देन फैमिली मेम्बर्स? वो किसे कांटेक्ट करें? वो फैमिली में वो भी किसी भी रैंडम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं या कोई एक स्पेसिफिक कोई डॉक्टर है। यू कैन गो टू एनी फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन, कोई भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, क्योंकि पीडियाट्रिक बच्चे से एडल्टहुड है तो आप पीडियाट्रिशियन भी इसको डील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कोई भी ऐसा बंदा जो कि इस चीज़ के लिए परिपक्व है या इस चीज़ के बारे में ज्ञान रखता है, आप उससे कांटेक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। जब हम प्यूबर्टी टाइम की बात करते हैं तो बच्चों का मूड स्विंग्स आता है, और जैसे अभी आपने बोला कि इमोशनल भी थोड़ा टर्बुलेंस रहता है, तो ऐसे में वो जो चेंजेस आते हैं, पेरेंट्स कई बार बहुत ऑनेस्टली डील नहीं कर पाते हैं।
तो आपको लगता है इसका फ्यूचर उनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, बच्चों की लाइफ में? पड़ता है, क्योंकि ये वाली जो फेज है ना, एक तो ट्रांजिशन फेज है, ऊपर से यही टाइम है जब वो कहते हैं ना कच्ची माटी का होता है घड़ा। इस टाइम पे अगर आपने इसको सही टाइम पे शेप नहीं दिया तो वो उसका शेप विकृत हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम जब आपको उसकी साइकी और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसका एक जगह माइंड सेट, क्योंकि क्या होता है ये प्यूबर्टल जो होता है ना, हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। तो हार्मोन्स की बाढ़ में उसको इमोशन, और मीडिया पे इतना एक्सपोजर है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, व्हाटएवर, तो वो जो देखते हैं उनको वही पता है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो उनके जो इमोशंस की बाढ़ है या उनके अंदर जो एग्रेशन आ रहा है मेल्स में, जो लड़कियों को छुपाने की आदत, मम्मी उनको खराब लगती है बिल्कुल, हमेशा डांटती रहती है। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि इसकी ट्रांजिशन फेज है, इसकी साइकी चेंज हो रही है, तो हमें इसको कैसे डील करना है। उनको फ्रेंड्स की तरह डील करो, उनसे बात करो, उनको ये अपने वाले किस्से भी बताओ। ज़्यादातर क्या होता है, मैंने देखा पेरेंट्स अपनी वाली चीज़ें छुपाते हैं कि मुझे इससे इन्फैचुएशन था, अरे मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, ये वो छुपाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं बता दूंगी तो कहीं ये भी इसमें फॉल ना कर जाए, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैंने देखा है कि हम बोलते हैं कि मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत इन्फैचुएशन था, आई ऑलवेज लाइक टू बी विद दीज बॉयज़, और इस तरीके की अगर आप उनसे बात करते हो ना तो दे रिलेट। और जब उनसे आप ये बोलते हो कि देखो ये इन्फैचुएशन आता है, ये चेंजेस आते हैं, पर देखो कंट्रोल करो ना इस चीज़ को, तो देखो आज आप कहाँ पहुँचते हो। So it's a temporary and you become example for your kid. That is very important. बहुत इंटरेस्टिंग आपने अभी बात बोली है कि क्योंकि आप खुद मदर हैं, आपने भी 2 बच्चों की प्यूबर्टी एज को आपने बहुत अच्छे से आपने क्रॉस करवाया है, आपने क्या किया था? मैंने एक सारी मदर्स की तरह मैं भी थोड़ी सी तो कई बार इरिटेबल होती थी कि सुनता नहीं है, या मेरी बेटी ये मुझे बताती नहीं है, बस जब देखो जब इसको फ्रेंड्स के साथ जाना है। But then I realized, मतलब we talked, me and my husband as a couple, we talked कि how to deal with them. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप एक तो ये बताया कि फिर मैंने उनको फ्रेंड्स की तरह लेना शुरू किया, और मैंने उनके फ्रेंड्स के साथ खुद गेट अलॉन्ग करना शुरू किया। उनकी बर्थडे पार्टीज में जाना उनके साथ, उनको बुलाना घर पे। तो मुझे ये पता चला कि उसकी कंपनी कैसी है। क्योंकि क्या होता है, आपको जब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं ना, उनको मन नहीं करता कि वो हमारी फ्रेंड्स के साथ पेरेंट्स इंटरेक्ट करें, कहीं इनको कुछ पता ना चल जाए। तो पहले उनके उसमें घुसिए, आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, और फिर उनके ग्रुप में घुसिए। क्योंकि क्या होता है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस एज में। तो आपको अगर ये पता चल गया उसका पीयर ग्रुप अच्छा है, या जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो अच्छा है, तो आप फिर निश्चिंत हो सकते हो। तो उसके बाद फिर आप छोड़ दो, उसके बाद उनको फ्रीडम महसूस होती है, क्योंकि उनको बहुत मन करता है कि मुझे कोई टोके ना, मेरा जो मन है वो मैं करूं। तो एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद उनको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारी मूवीज है, जैसे मेरे को बेटे को टैकल करने में थोड़ी टाइम लगी, तो मैंने अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, ओ माय गॉड। मतलब आई रियली अप्रिशिएट दैट मैन कि उसने इतने सोशल कॉज पे बनाई। उसमें बहुत अच्छा मेल्स का बताया कि मेल्स को किस तरीके से बुलिंग करी जाती है, मेल्स को कैसे नीचा दिखाया जाता है, कि उसके अंदर मैनहुड नहीं है। तो वो सब चीज़ें जब मैंने अपने बेटे को बताई, तो मुझे पता चल गया कि उसको भी पता चल गया कि हाँ दिस इज़ नॉर्मल। क्योंकि एक टाइम था जब वो साइलेंटली सब कुछ करता था, और मुझे पता था ये चीज़, राइट। पर उसके बाद उसके लिए नॉर्मल हो गया, वो मेरे से बात करने लगा, और हमने बहुत अच्छे से वो मूवी देखी। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स की तरह डील करें तो संभव है। दैट्स फैंटास्टिक। और आपने कितनी अच्छी बात बोली है कि जब आप उनके साथ एज अ फ्रेंड आप ट्रीट करते हो, तो उनको एक ऐसा साथी मिल जाता है जो वो बाहर खोज रहा होता है। और मुझे लगता है बॉयज़ के लिए स्पेशली बोलूँगी कि जब उन्हें आंसर्स नहीं मिलते हैं ना, तो वो सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं, और वहीं से ही गलत चीज़ें शायद वो ऑप्ट कर लेते हैं। तो वो यहाँ से एक आप कर्टन लगा सकते हो कि आपको अब कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, और साइलेंट ऑब्जर्वर रहना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, मोबाइल इज़ अ नेसेसिटी, और उसके अंदर इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। तो बच्चों को बहुत एक्सेस है इसका, और आप उनको उससे वो भी नहीं कर सकते कि नहीं आप मत लो, नहीं आपको सिंपल वाला मोबाइल दे रहा है। एवरीवन वांट्स स्मार्टफोन,
राइट। तो आप क्या करोगे? तो आपको वॉच रखना है, साइलेंट ऑब्जर्वर, उनको टोकना नहीं है, अरे मोबाइल मत करो, ये क्या देख रहे हो, डोंट डू दैट, बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, क्या कर रहा है धीरे से देख के और सामने से चले जाओ। दे शुड नॉट फील कि समवन इज कीपिंग अ वॉच और मुझे तुरंत टोक रहा है कोई, ओके, उससे फर्क पड़ता है। राइट। अब थोड़ा डाइट एंड न्यूट्रिशन को भी समझते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल, इवन द मेंटल ग्रोथ, सब तरीके में अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारा न्यूट्रिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन अगर प्यूबर्टी में मैं बोलती हूँ तो हमें किस तरीके का न्यूट्रिशन रखना चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, और मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ आती हैं और उनकी माएँ बहुत परेशान रहती हैं। उसका रीज़न है कि वही वाली बात है, जब हमारी जनरेशन थी, जो मिलेनियल कहते हैं जिसको, हमारी जनरेशन में फ्री एक्सेस नहीं था फूड को, जो मम्मी बनाती थी हम वही खाते थे, और आज की तारीख में बच्चों को बहुत फ्री एक्सेस है, और कुछ नहीं तो जोमेटो है, स्विगी है, वो मंगा लेते हैं, और मार्केटिंग है, तो जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल फ्लेवरफुल है, पर उसमें न्यूट्रिशन ज़ीरो है। अब प्यूबर्टी एक ऐसा फेज़ है जब ग्रोथ स्पर्ट आता है, मतलब अदर देन हार्मोनल चेंजेस, उनके गोनैड्स और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो डेवलप हो ही रहे हैं, पर उनके ग्रोथ हार्मोन की वजह से उनकी स्पर्ट, हाइट स्पर्ट हो रहा है, फैट डिपॉजिशन हो रहा है। अगर इस टाइम पे उनका न्यूट्रिशन पुअर हुआ तो डेफिनेटली वो उनके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा, और वो हार्मोन्स को गलत तरीके से अफेक्ट करेगा। जैसे गर्ल्स में अगर मैं कहूँ तो ओबेसिटी आ जाएगी, उसके अलावा मूड स्विंग्स आने जाएंगे, एक्ने आ जाएंगे चेहरे पे बहुत ज़्यादा, हर्सूटिज्म हो जाएगा, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये पीसीओडी जब वहाँ पे सेट इन हो जाता है प्यूबर्टी में, उसके बाद उसको जिंदगी भर उस बच्ची को प्रॉब्लम रहती है। तो हमें प्यूबर्टी में ही उस चीज़ की रोक करनी है। एंडोमेट्रियोसिस एक और बहुत भयावह प्रॉब्लम जो अभी लड़कियों में बहुत देखने को मिल रही है, छोटी छोटी लड़कियों को एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझाना भी मुश्किल है ये क्या है, राइट, कि क्या है ये। थोड़ा समझा दीजिए, मुझे लग रहा है कि हम इस पे बात करेंगे तो थोड़ा सा ऑडियंस। एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली क्या है कि जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, हम ऐसा मानते हैं साइंटिफिकली कि जो मेंसेस लड़की का होता है वो जो प्रजनन अंगों से बाहर निकालता है, हमें तो वही दिखता है, पर कुछ अमाउंट ऑफ मेंसेस ट्यूब्स के रास्ते पेट में या एब्डोमिनल कैविटी में भी गिरता है। पर जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, या सो कॉल्ड जो आजकल हमारी एक्ट्रेस बात करती हैं, जिनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, तो उनमें ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ये एक्चुअली बॉडी उससे डील कर लेती है। बट जब इन्फ्लेमेशन होता है उसकी बॉडी में, मतलब जब उसका डाइटरी इनटेक खराब है, जब वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट हो रही है, जैसे उसमें और भी बहुत फैक्टर्स है, जैसे पेस्टिसाइड का यूज़ है, प्लास्टिक यूज़ है, मेकअप का जो सामान है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें भी जो होती हैं वो जीनो एस्ट्रोजेंस क्रिएट करती है। जो जीनो एस्ट्रोजन है, दे आर टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमारा नॉर्मल ईस्ट्रोजन लगता है उसको मिमिक करती है, भूत है वो भूत जो होता है उस वाले जो मेंसेस है उसको डिपॉजिट करने लगता है पेट में, और उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डैमेज होने लगता है, ओवेरियन डैमेज होने लगता है, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने लगती है, उसको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, उसको पेन होता है, सिवियर जकड़न होने लगती है। तो ये सब हमें प्यूबर्टी से ध्यान रखना है, क्योंकि वही बात है, प्यूबर्टी में अगर सेट इन हो गया एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है, वो चलता रहेगा। बच्ची बेचारी, मतलब मुझे दुख होता है सच में बच्चियों को देख के कि इतना एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको क्यों हम एजुकेट नहीं करते इसके बारे में। ऐसे 3 सुपर फूड या 3 ऐसी चीज़ें जो हर गर्ल को अपने डाइटरी हैबिट में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन डेफिनेटली, बट नॉट जो मार्केटेड प्रोटीन्स है। हमारी डाइट में बहुत प्रोटीन है, आप वो खा सकते हो। उसके बाद फैट, जो लोग कहते हैं कि मैं घी नहीं खाऊंगी, ऑयल वाला फैट नहीं, हेल्दी फैट, घी इज अ हेल्दी फैट, एंड ऑफ कोर्स फाइबर। उसके अंदर है 2 तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर जो हम बात करते हैं वो हमारी सारी वेजिटेबल्स में होता है, जैसे ककड़ी और पालक, मेथी एंड एवरीथिंग। और इनसॉल्यूबल फाइबर जैसे हम बहुत ज़्यादा जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे शक्करकंद है, इसका जो फाइबर है, इस तरीके का फाइबर, या ईसाबगोल का फाइबर, इस तरीके के जो फाइबर होते हैं वो इसमें आते हैं इनसॉल्यूबल में। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
अगर मैं बात करना चाहूँ इस इन्फ्लेमेशन पे, तो ये पूरा अपना एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि क्या है कि हमारी जो गट बैक्टीरिया है, राइट, वो एक्चुअली गट बैक्टीरिया इज हैबिचुएटेड टू हैव ऑल दीज फूड्स। जब हम उसके अंदर पिज्जा बर्गर डालते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अब क्या करें, अब खाना तो यही पड़ेगा। नाउ देन दे स्टार्ट सिक्रेटिंग मेटाबोलाइट्स, और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एंड दैट इन्फ्लेमेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, ओबेसिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तो मुझे लगता है यूथ जो प्यूबर्टी हिट करते हैं वो बहुत ऐसे यंग एज में होते हैं, वो इतना नहीं समझते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें भी अगर हम अच्छे से ऑप्ट करते हैं तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं गर्ल्स? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वही वाली बात है कि क्योंकि हम मिलेनियल से जेनजी में घुस रहे हैं, तो मिलेनियल्स तो हमारे टाइम पे तो हम फिर भी बहुत चलते थे। हम साइकिलिंग करते थे, हम स्कूल साइकिल से जाते थे, हम पैदल बहुत चलते थे, हम हर सामान लेने के लिए पैदल जाते थे। पर अब जेनजी के पास ऑप्शन नहीं है, वो हर चीज़ के लिए स्कूटर यूज़ करते हैं, वो बसेस से जाते हैं, वो मेट्रोज से ट्रैवल करते हैं। तो उनकी बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सी वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट, टू बिगिन विद। बिल्कुल हमारी जो जेनेटिक मेकअप है वो चलने वाली है। हम दिन भर चलते थे, अपना फूड गैदर करते थे, खाते थे। अब वो हंटर्स और गैदरर्स की जीन्स बिल्कुल सिडेंट्री हो गई है, फूड हमारा उतना ही है। तो वो सिडेंट्री होने की वजह से हमें अब एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस समझ आने लगी है। हम ये सोचते हैं इसके लिए एक टेलर्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए। राइट, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि हम बहुत ज़्यादा चलें या हम रूटीन अपने लिए निकालें, तो वो दैट एक्सरसाइज इज सफिशिएंट। और मेरे को एक एम्फेसाइज करना है, क्योंकि मैं प्यूबर्टल गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ, कि एक्सरसाइज में फन होना चाहिए। जैसे मैं भी जिम जाती हूँ, आई सी बहुत छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ जो प्यूबर्टल एज में होते हैं, मोटे मोटे चब्बी चब्बी, उनकी मम्मियाँ उनको जिम भेज देती, आप जाओ वेट कम करके आओ। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे फन चाहते हैं। जिम इज़ वेरी बोरिंग। आपको कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करानी है उनको जिसमें उनको मज़ा आए, थ्रिलिंग लगे, विद द म्यूजिक आल्सो। म्यूजिक, डांस हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एग्रेसिव स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल है या रनिंग है फॉर दैट मैटर, जिसको जो मज़ा आता है। तो मुझे ये लगता है अगर आप इस चीज़ में इंडल्ज करोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो मस्ट। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी हिट कर जाती है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय कई बार पेन के कारण गर्ल्स जो है मेडिसिन लेना बहुत सेफ समझती हैं। तो आपको लगता है कि फ्यूचर जो फर्टिलिटी पे जो उनका असर आता है, वो मेडिसिन भी एक रीज़न हो सकता है? नहीं, मेडिसिन इज़ नॉट द रीज़न, बट देखिए हर मेडिसिन का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है और इसके बेटर तरीके हैं। आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं मतलब मुझसे अच्छा तो शायद आप बताएंगी कि पेन के लिए आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस कितनी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर भी लॉजिक है, क्योंकि हम सिटिंग वर्क बहुत करते हैं, हमारी पेल्विक मसल्स बहुत स्टिफ हो गई। राइट, ये स्टिफनेस जो हम नीचे बैठना हमने बंद कर दिया, हम इंडियन टॉयलेट यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सारा वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ खाना कैसे खाते थे हमारे पूर्वज? नीचे बैठ के, है ना? तो ये पूजा नीचे करते थे, पूजा नीचे, आज वो भी प्लेटफॉर्म्स आ गए। बस बस, तो ये सब जो चेंजेस हैं उसकी वजह से पेल्विक मसल बहुत टाइट हो गई है। तो डिस्मेनोरिया जो होने लगा है वो और प्रोनाउंस्ड हो गया है। मतलब बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, लाइफस्टाइल, तो ये भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो इंश्योर करिए कि वेस्ट इज कमिंग विद द कांसेप्ट दैट आप मलासन करिए, राइट, है ना? आसन जो है, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, पेल्विक एक्सरसाइज। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, या मैं देखती भी हूँ, आप भी देखते होंगे, कि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो गर्ल्स सोचती हैं कि हमें एक्सरसाइज नहीं करना है उन डेज में। तो आई थिंक दिस इज द मिथ। तो आप उसको कैसे बोलोगे? दिस इज अ मिथ। हाँ, देखो इसमें एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेंसेस के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। तो वो जब सैनिटरी पैड यूज करती है तो प्रोबेबली दे फील वेरी अनकंफर्टेबल, दैट इज व्हाई दे अवॉइड एक्सरसाइज। तो उसको उन्होंने ऐसे जोड़ दिया है कि पीरियड्स आए तो हम नहीं करेंगे। तो इवन वो रेस्ट भी करते हैं, कभी स्कूल भी नहीं जाना चाहते उन डेज में, वो स्किप करते हैं। वो माइंडसेट उनके अंदर डाला गया है कि रेस्ट करना है।
वो देखिए अगेन जो हमारे पुराने कंसेप्ट थे वो ये होते थे कि एक ऐसा टाइम जो लड़की दूर रहे, तो उस समय हाइजीन, क्योंकि उस समय प्रॉपर क्लोथ्स अवेलेबल नहीं थे, गंदे कपड़े यूज किए जाते थे, तो इसलिए लड़की को किचन से दूर रखा जाता था, अचार वचार बनता है उससे दूर रखा जाता था, उसका खाना अलग से दिया जाता था, उसका बिस्तर, तो शायद इसके अंदर एक हाइजीन वाला पार्ट था। बट एज वी आर इवॉल्विंग, हमारी हाइजीन प्रैक्टिसेस बेटर हो गई हैं, हम इवॉल्व हो गए हैं हर चीज में, तो अब वो मैटर उतना नहीं करता। पर कुछ चीजें होती है ना, माइंडसेट लिंगर करता है, तो वो चल रहा है तो चल रहा है। राइट। अब मैं अगर मेल की बात करती हूँ, बॉयज़ की बात करते हैं, तो मॉर्निंग वुड एक प्रॉब्लम उनको रहता है, बट वो उनको समझ नहीं आता है, मदर को समझ नहीं आता है कि वो कैसे हैंडल करें। नाइट फॉल बॉयज़ में देखते हैं, तो उसमें अगेन पेरेंट्स को समझ नहीं आता है, बच्चे को समझ नहीं आता है कैसे हैंडल करें। तो दोनों ही पे चीज़, आप दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए यही जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने देखा था वो मूवी में जिस तरीके से बताया था, आपको इसको बहुत कैजुअल और नॉर्मल बच्चे को समझाना है कि दिस इज ओके। हालांकि वो आपसे कभी नहीं बोलेगा, वो या तो घबरा जाएगा या वो शाय हो जाएगा और अकेले में चला जाएगा, या उसकी नींद उचट जाएगी, है ना, वो नहीं भूलेगा। पर इस चीज, इसीलिए कह रही हूँ, इस एज में आपको साइलेंट ऑब्जर्वर रहना है एंड टॉक टू हिम कि दिस इज नॉर्मल, इट्स ओके, चलता है, ये होता है, ये तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नाउ यू आर बिकमिंग अ ग्रोन अप मैन, वन डे मोर रिस्पॉन्सिबल। तो दैट वे आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ले जाओगे तो वो समझेगा, बच्चा हमारा ही है। राइट। हाइजीन गर्ल्स में अगर मैं बात करूँ, हाइजीन से पहले ये समझते हैं कि जब फर्स्ट पीरियड उनका आता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो एट दैट टाइम व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, कि हमें पैड्स लेना चाहिए, कप्स यूज़ करना चाहिए, या फिर टैम्पून्स यूज़ करना चाहिए? देखिए अवेलेबल तो बहुत चीज़ें हैं, पर जैसे बच्ची छोटी है, उसका फर्स्ट मेंसेस आया है, तो आई वुड एज ए पर्सन, एज ए मदर, एज ए डॉक्टर, आई डोंट प्रेफर टैम्पून्स और कप्स। कप्स व्हाट आई फील, दो पीपल प्रोपोगेट कप्स क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, उसमें हाइजीन ज़्यादा मेंटेन्ड है। मतलब मेरा ये मानना है कि मैरिड वुमेन अगर यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर है, और लड़की अगर इतनी बड़ी हो जाए कि वो उसका ध्यान रख सके, उसको क्लीन कर सके, तो ठीक है। अदरवाइज, और टैम्पून्स तो अ बिग नो, मतलब टैम्पून्स नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब फॉर दैट मैटर, वो वजाइना के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जा रहा है, कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहा है, यू डोंट नो। और सैनिटरी पैड की बात है तो इनिशियली यू शुड स्टार्ट विद सैनिटरी पैड ओनली, बट डेफिनेटली हाइजीन के लिए यू शुड ऑलवेज इंस्ट्रक्ट योर डॉटर्स कि आप फ्रीक्वेंटली चेंज करें, नॉट मोर देन 4 hours। ओके। जैसे अगर आपका मेंसेस फ्लो कम भी हो गया है तो यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि एक ही पैड में तो काम चल गया है, हिंदुस्तानी है ना, तो सोचते बचा ले, यहाँ बचा ले, पर ऐसा नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी ब्लड है, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, तो आप उसको हर 4 घंटे में चेंज करें। तो हाइजीन इज वेरी, बच्चों को सिखाएं तो बच्चे सीख जाते हैं। अदरवाइज यूटीआई, इस तरीके के इन्फेक्शंस होने के, यूटीआई है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको समझ भी नहीं आता। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे आपने बताया, यूटीआई, ये सब रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, इरिटेशन, इचिंग होने लगी है आजकल। जो आप सैनिटरी पैड भी आप देख के लीजिए, कॉटन बेस वाला लीजिए, सिंथेटिक बेस वाला मत लीजिए। ठीक है, जब हम हाइजीन की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ में आता है कि जब बच्चियों का स्टार्ट होते हैं, पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, तो ऐसे में मदर्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब बच्चों को मेनार्की सेट इन होती है, मतलब जब मेंसेस आने लगता है उनका, तो कई बच्चियों में तो ऐसा होता है कि वो स्टार्ट होता है एंड इट इज़ देन रेगुलर, मतलब हर महीने उनका मेंसेस आता है। कुछ कुछ बच्चियों में ऐसा होता है कि उनको एक बार मेंसेस आता है एंड देन दे डोंट मेंस्ट्रुएट फॉर 2 years, या 1 साल या 6 महीने, उसके बाद फिर सडनली उनको मेंसेस आने लगता है। किसी किसी में ऐसा होता है कि जो एक बार शुरू हुआ तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होती है बेचारी बच्चियों को कि वो एनेमिक हो जाती हैं एंड दे गेट पिस्ड ऑफ, महीनों तक ब्लीडिंग होता रहता है। तो ये सब वेरिएशंस हैं अलग अलग, बट डेफिनेटली जैसा हमने पहले बात करी कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए जब प्यूबर्टी हिट करती है तो लड़की की एक डेफिनेट वेट होना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, कुछ बच्चियों को बहुत कम वजन होता है, 30 kg 30 kg बस,
इसके लिए क्रिटिकल वेट है कम से कम 45 kg लड़की का वेट होना चाहिए right. क्योंकि डेफिनेटली जो हार्मोन्स हमारे बनते हैं वो फैट से बनते हैं। अगर बॉडी में इतना फैट नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि उसको 6 महीने तक कोई मेंसेस नहीं आया या 1 साल तक कोई मेंसेस नहीं आया, तो घबराना नहीं है बिल्कुल मदर्स को कि अरे इसका तो मेंसेस नहीं आया। और डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है क्योंकि वो आपको सही तरीके से बताएगी कि कैसे ये क्यों हो रहा है, एंड दिस इज नॉर्मल ऑल्सो। सी हाँ, क्योंकि उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता है बच्चे का, उस समय सिर्फ उसका जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है जो उसके प्रोलिफरेशन करा रहा है, बस वही हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से, क्योंकि ओव्यूलेशन रेगुलर मेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्ची जब बड़ी हो जाती है, थोड़े उसके ऑर्गन्स जब और मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो रेगुलर ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इवन जो कंटिन्यूस मेंसेस जिनको हो रहा है उसमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ थायराइड प्रोफाइल है। बच्चियां जो आजकल लेट तक जागती हैं या फास्ट फूड खाती हैं, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन भी बहुत डीरेंज होता है। स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से भी प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन आल्सो इज वन हार्मोन जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। तो ऐसी लड़कियों को हमें कंसल्ट करके और ये सब टेस्ट कराने चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट एक बार ये एश्योर हो जाएं कि बच्ची को कुछ मेजर दिक्कत नहीं है हार्मोनल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बार अगर गायनिक से मिल लिया जाए जाके, तो वो ज़्यादा बेस्ट, उसमें कोई हर्ज नहीं है। राइट। आपने जैसे नींद की बात बोली है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल लेट नाइट सब बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या वो भी हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि एवरीवन सब नाइट को सोते, बहुत ज़्यादा जागते हैं, और फिर वो सुबह 11 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे। तो मेरे को ये कहना है, हमें अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने हमारे ऊपर एक डंडा बजाया कि सुबह रोज सूरज को पानी देना है, रोज सुबह आरती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? आप ऑटोमेटिकली उठोगे सुबह, क्योंकि हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, इसको सर्कैडियन रिदम होती है, और रिदम ऑफ द बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय सन। सन इज अ सुप्रीम पावर। तो हमारे जमाने में, पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि हम अंधेरा होते ही सो जाते थे, और हम जैसे ही उजाला होता था हम उठ जाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतने उजाले के ऑप्शन है कि हम रात भर जाग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो उजाला है रात का, वो हमारा पीनियल ग्लैंड है, वो उसको सनलाइट की तरह लेता है, और वो सनलाइट की तरह लेता है तो वो भूल जाता है कि मुझे मेलाटोनिन सिक्रीट करना है। एग्जैक्टली। और मेलाटोनिन अगेन इज अ हार्मोन जो हमारी स्लीप से मैटर करता है, स्लीप से अफेक्ट होता है, और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, हमारे मूड्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो डेफिनेटली स्लीप का भी उतना ही रोल है। तो लाइफस्टाइल के पार्ट है ये, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। ये तीनों एडोलेसेंट एज में तो रहना ही है। हालांकि हर बंदे को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके लिए ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर प्यूबर्टल एज में ये और ज़्यादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिथ और फैक्ट के बीच में रहेंगे, आप बताइएगा। आफ्टर प्यूबर्टी जैसे हिट करती है तो हाइट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। दिस इज अ मिथ। दिस इज अ मिथ। हाँ, फीमेल्स में मेंसेस के बाद थोड़ी हाइट कम बढ़ती है, बट हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज कर रहे हैं बच्चे को, तो वो चीज़ एक्टिवेट होती है। जिम करने से हाइट रुक जाती है? इट्स अ मिथ? नहीं, इट्स अ मिथ, अगेन अ मिथ। जिम करने से तो मसल बिल्डअप होती है, इट विल हेल्प बोन्स टू ग्रो। ओके। प्रोटीन पाउडर या कोई भी हाइट के सप्लीमेंट्स लेने से हाइट बढ़ जाती है? नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं। हाँ, आप डाइट में प्रोटीन लेंगे। सप्लीमेंट्स नहीं, सप्लीमेंट्स तो अ बिग नो, क्योंकि यू नेवर नो इतना प्रोटीन ये लोग कहाँ से लाते। इतना तो वे दुनिया में है नहीं जितना वे प्रोटीन। I don't believe in this. So true. कहाँ से आता है इतना वे, क्यों इतना प्रोटीन बना रहे हैं लोग? मास्टरबेशन से हाइट पर असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, these are normal in adolescent, इसका हाइट पे कोई असर नहीं है। It's a myth. प्यूबर्टी में मूड स्विंग का मतलब बदतमीज हो गया बच्चा? नहीं, ऐसा हम सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, और शायद मुझे भी, जब मैं पेरेंट उस एज में मेरे बच्चे थे तो मुझे लगता था, बट इट्स अ मिथ। वो उसका बेचारे का एक चेंजिंग फेज है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि वो कंफ्यूज्ड है। तो इट्स नॉट बदतमीजी। ओके, वी शुड टेक इट सेंसिटिवली। ओके, अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ तो फर्स्ट जब उनका स्टार्ट होता है
मीनाक्षी में फ़र्स्ट टाइम आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पास मत बैठना, अगर किसी बच्चे का नहीं आया है तो बैठने से क्या किसी दूसरे बच्चे को नहीं, स्टार्ट हो सकता बिल्कुल है? नहीं, हर बच्चे का अपना सिस्टम होता है, राइट। इससे नहीं कोई फर्क पड़ता कि वो किसके पास बैठा है। ओके, हम दिस इज़ ऑल अबाउट एक कोई मैसेज आप जो भी आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। प्यूबर्टी बहुत प्यारा समय है, बहुत प्यारा टाइम है। ये जो पहला नशा है, इसको आप एज अ पेरेंट और एज अ दोस्त इसको बनाए रखें और अपने बच्चों को प्यूबर्टी इंजॉय करने दें। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जूही मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आई होप जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने प्यूबर्टी पे बात की थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए था।